बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इज़्ज़त माब उलमा कराम, काबिल एहतराम शहर के ज़िम्मेदार सहाफ़ियों और नाज़रीन प्रेस कॉन्फ्रेंस, मैं मजलिस उलमा हिंद की जानिब से मौलाना कल्ब जवाद साहब की जानिब से और उत्तर प्रदेश में रहने वाले हमारे समुदाय के 60 लाख अफराद की जानिब से समाजवादी पार्टी के सदर जनाब मुलायम सिंह यादव साहब और उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला जनाब अखिलेश यादव साहब का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने वक्फ बोर्ड के इलेक्शन को मुलतवी करा के भ्रष्ट और करप्ट लोगों को बरसर इक़्तिदार आने से रोक दिया है। आज जनाब मुलायम सिंह साहब ने ये साबित कर दिया है कि वो एक ज़िम्मेदार और हसास शख्सियत हैं कि जिन्होंने हमेशा उत्तर प्रदेश के मुसलमानों के लिए और अक़लियतों के इशूज़ की खातिर हमेशा आवाज़ उठाई है और उनके साथ इंसाफ किया है। और यही वजह है कि उनकी इस सेकुलरिज़म को देखते हुए, चाहे वो बाबरी मस्जिद का मामला हो या फिर और मामलात हो, उनकी शख्सियत को देखते हुए, उनके नज़रियात को देखते हुए, उनके सेकुलरिज़म को देखते हुए सिर्फ़ और सिर्फ इन वजूहात की बिना पर उत्तर प्रदेश की अक़लियतों ने और मुसलमानों ने उनका समर्थन किया है। मैं ये स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि जिस तरह के बयानात एक वज़ीर साहब की जानिब से आ रहे हैं, जिस तरह की बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिस तरह के शब्दों का, घटिया शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है, इस बात से ये साबित होता है कि वज़ीर साहब आवाम को और लोगों को गुमराह करना चाहते हैं और मुद्दे से हटाकर इस मैटर को ईगो वाली लड़ाई साबित करना चाहते हैं कि ये सही और गलत की लड़ाई नहीं है, ये हक़ और बातिल की लड़ाई नहीं है, ये करप्शन और नॉन करप्शन की लड़ाई नहीं है, बल्कि ये दो पर्सनैलिटीज़ की लड़ाई है, दो शख्सियतों की लड़ाई है। जबकि ये लड़ाई शख्सियतों की लड़ाई नहीं, ये पर्सनैलिटीज़ की लड़ाई नहीं, ये लड़ाई ईगो की लड़ाई नहीं, बल्कि ये लड़ाई करप्शन और नॉन करप्शन की, सही और गलत की, हक़ और बातिल की, इंसाफ और नाइंसाफ़ी की लड़ाई है। यही सबब है, यही वजह है कि जनाब मौलाना कल्ब जवाद साहब यहाँ पर नहीं आए हैं, ये स्पष्ट करने के लिए कि अगर वो इन बयानबाजियों का जवाब देते रहेंगे तो आवाम ये समझेगी कि ये दो पर्सनैलिटीज़ की लड़ाई है, ये ईगोज़ की लड़ाई है। कहीं ईगोज़ की लड़ाई ये ना बन जाए, कहीं इंसाफ और नाइंसाफ़ी की लड़ाई, मुद्दों की लड़ाई, इशूज़ की लड़ाई, शख्सियतों की लड़ाई ना बन जाए जो वज़ीर साहब चाहते हैं। इसलिए कल्ब जवाद साहब यहाँ पर नहीं आए हैं। मजलिस उलमा हिंद के उलमा और मेंबरान यहाँ पर मौजूद हैं। हम ये बताने के लिए आए हैं कि आज़म साहब इस करप्शन और नॉन करप्शन, इंसाफ और नाइंसाफ़ी, हक़ और बातिल, सही और गलत की लड़ाई को पर्सनल लड़ाई बनाना चाहते हैं, इसलिए इस तरह के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, इस तरह की बॉडी लैंग्वेज का प्रयोग कर रहे हैं। आप मुद्दों पे बात करिए, सीबीआई की इंक्वायरी पे बात करिए, अपने विश्वविद्यालय के सीबीआई इंक्वायरी जांच करवाइए, नताइज की बात करिए। इन सब चीज़ों की बात नहीं हो रही है, ऊट पटांग बातों की बात हो रही है। सड़क छाप ज़बान का इस्तेमाल किया जा रहा है कि जो काबिल कबूल नहीं है। इससे मनसब की भी तौहीन होती है जिस मनसब के ऊपर वो हैं, और उन्होंने हुदूद की बात की है जनाब के लिए। तो मैं ये स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि जिस मंत्रालय को वो संभाले हुए हैं, अक़लियती वजारत को वो संभाले हुए हैं, क्या उनके हुदूद उनको इजाज़त देते हैं कि वो एक ऐसे काबिल एहतराम धर्मगुरु के साथ के लिए इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करें? क्या उन्होंने अपने हाई कमान से इजाज़त ली है? क्या उन्होंने डिस्कशन किया है
क्या उनकी हाई कमान से बातचीत हुई है कि मैं धर्म गुरुओं के लिए इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करूं, इस तरह की लड़ाई का आगाज़ करूं? और क्या इस तरह की लड़ाई, इस तरह के शब्द, इस तरह की बॉडी लैंग्वेज, इस तरह की नीच ज़बान क्या समाजवादी पार्टी के लिए फ़ायदेमंद और सूदमंद साबित होगी या नुकसानदेह साबित होगी? वो ये बताएं, क्या उनका डिस्कशन हुआ है? क्या समाजवादी पार्टी के हाई कमान ने उनको इजाज़त दी है? क्या उन्हें तायीद हासिल है जनाब मुलायम सिंह यादव साहब की कि वो इस तरह की लड़ाई का आगाज़ करें, इस तरह के शब्दों का प्रयोग करें, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करें? जो फैसला हो गया है हाई कमान की जानिब से, जब हुकूमत ने, सरकार ने फैसला कर लिया है, तो क्या वो अपनी हुकूमत के साथ नहीं है? क्या वो हाई कमान के साथ नहीं है जो इस तरह के शब्दों का वो प्रयोग कर रहे हैं? लिहाजा ये इल्ज़ामात दुरुस्त नहीं है। वो चाहते हैं कि मुद्दों की लड़ाई शख्सियतों की लड़ाई बन जाए, और जनाब कल्बे जावाद साहब हरगिज़ ये नहीं चाहते कि इशूज़ की लड़ाई शख्सियतों की लड़ाई बने, ईगो की लड़ाई बने, इसलिए वो यहाँ पर नहीं आए। और जहाँ तक बीजेपी के एजेंट होने की बात है, तो फिर ये साफ है कि मुजफ्फरनगर के दंगे हुए, नाम इनका आया। इन्होंने इस तरह के बयानात दिए कि जो हिंदू और मुसलमानों के दरमियान रिफ्ट पैदा करे, दीवार कायम करे। बीजेपी को सबसे ज़्यादा फ़ायदा इन वज़ीर साहब के जुमलों से और इनकी हरकतों से पहुंचा है। अगर मुजफ्फरनगर के ये दंगे ना होते तो कभी भी हिंदू भाई एक तरफा वोट बीजेपी को ना देते। अगर वज़ीर साहब ने बयान ना दिया होता कि करगिल वॉर में मुसलमानों ने ये जंग जीती थी, तो कभी भी ये टुकड़े ना होते और एक तरफा वोट बीजेपी को ना पड़ते। तो एजेंट का इल्ज़ाम लगाने वाले सबसे ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाने वाले हैं उन पार्टियों को जिनसे मंसूब वो जनाब को कर रहे हैं। अब मैं चाहूँगा कि हमारे जनाब काबिल एहतराम मौलाना रज़ा हुसैन साहब आगे की बात करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपनी तरफ से, यानी अपने तमाम यहाँ पर हाज़िरीन उलमा की तरफ से, जो हमारे धर्मगुरु हैं, उनकी तरफ से आपके सामने सबसे पहले आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, और आपको ये यकीन दिलाना चाहता हूँ कि हमारी बात को आपने जो पहुँचाया, जिसका नतीजा ये है कि ये वार्ता हमारी कामयाब हुई। अगर आप उसके लिए कोशिश ना करते, आप उसको सही ढंग से ना दिखाते, आप उसको सही मुद्दों को पेश ना करते, हमारे तमाम, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हमारे भाई हों और चाहे प्रिंट मीडिया के भाई हों, उन लोगों ने इस वक्त सत्य का साथ दिया, सच्चाई का साथ दिया, हक़ का साथ दिया, जिसकी वजह से ये विषय आगे बढ़ा और हमारी बात के ऊपर गौर करने के लिए दरवाजे खुले। लिहाजा मैं अपने तमाम उलमा की तरफ से, मौलाना मीर हैदर साहब की तरफ से और फ़िरोज़ हैदर साहब की तरफ से, जितने यहाँ पर हाज़रीन हैं, उन सब की तरफ से आप सबका तहे दिल से शुक्रिया और धन्यवाद आपको कहता हूँ कि आपने कोशिश की कि जो हमारी बात को हक़ के साथ पहुँचाने की आपने कोशिश की। जैसा कि हमारे अभी बरादर मोहतरम जनाब हबीब हैदर साहब ने बताया, आपके सामने विषय बिल्कुल साफ़ है। हमारा यही कहना है कि हम यहाँ पर इसलिए आए हैं आपके सामने कि जो ज़बान आज़म ख़ान साहब इस्तेमाल कर रहे हैं वो आपके सामने है। क्या कोई शख्स जो ऐसे पद के ऊपर हो और वो अपनी उसको निजी लड़ाई बना ले और एक तासुबाना और जहनियत रखने के बाद और इस सूरत से हमले करे, तो क्या ये उनके लिए ज़ेब देता है कि समाजवादी का लेटर पैड इस्तेमाल करने के बाद क्या उसको यह हक़ पहुँचता है कि समाजवादी पार्टी का, कि जो समाजवादी पार्टी ने इसीलिए आगे कदम बढ़ाया कि हम किसी भी सूरत से यहाँ के ऊपर जो करप्शन है, जो ख़राबियाँ हैं, उसको ख़त्म करेंगे और ख़त्म करने के बाद एक सच्चाई के साथ दुनिया के सामने इस पार्टी को पेश करेंगे। क्या आज़म ख़ान साहब यहाँ के ऊपर अपनी ये ज़बान इस्तेमाल करने के बाद और सरकारी लेटर पैड इस्तेमाल करना क्या उनके लिए उचित होगा, क्या उनके लिए दुरुस्त होगा?
कि वो यहाँ के ऊपर इसको अपने निजी लड़ाई बना ले। भाई हमारी ख़ता क्या है, हमको ये बताइए आप। हमारी क्या ये ख़ता है कि हमारे लोगों में से बना दिया जाए किसी को मुतवल्ली? हमारी क्या ख़ता है ये कि जनाब ने कह दिया हो कि हम में से किसी को चेयरमैन बना दिया जाए? सिर्फ़ और सिर्फ आवाज़ यही दी जा रही है, आवाज़ यही दी जा रही है कि अच्छी छवि के लोग लाए जाएँ। हम नहीं कह रहे हैं, वही जो लिस्ट जो भाई जो उनका जो कानून है उसके मुताबिक लिस्ट जो बनती है उसके मुताबिक बनाइए। जिनकी आमदनी उसके 1 लाख के करीब है उनको बनाइए, उसको कहा जा रहा है। ऐसे आदमी को लाने की कोशिश की जाए कि जिससे वक्फ बोर्ड के अंदर के अंदर जो करप्शन है कौन नई दुनिया में जानता है, कौन क्या आप नहीं जानते हैं। आपके माध्यम से हम बात कर रहे हैं कि हाँ वक्फ बोर्ड के अंदर क्या क्या खराबियाँ हैं। आप देख रहे हैं, आपके सामने सब चीज़ें हैं बिल्कुल, और किस सूरत से आपने देखा कि वो औकाफ को मिटाया जा रहा है। जो चीज़ ज़मीनें नहीं थी उनको, जो ज़मीनें हैं उनको उससे निकाला जा रहा है, डिलीट किया जा रहा है। तो हमारा मुद्दा ये है कि अच्छा कोई वहाँ के ऊपर चेयरमैन आए, अच्छे लोग वहाँ के ऊपर लाए जाएं। तो जिस लिए समाजवादी ने आवाज़ उठाई थी उसके ख़िलाफ़ क्यों जा रहे हैं, इसके विपरीत क्यों जा रहे हैं? इसलिए ऐसे अफराद को लाया जाए कि जो वहाँ के ऊपर आने के बाद वहाँ के ऊपर ये धांधलियाँ ख़त्म हों, बेमानियाँ ख़त्म हों, और यहाँ पर आने के बाद ऐसे लोग आ जाएं कि जिससे औकाफ को बचाया जा सके। चाहे इसके अंदर हमारे हिंदू भाई हों, मुसलमान भाई हों, जो भी हों, हमको चाहे वो मंदिर की ज़मीन हो, चाहे वो मस्जिद की ज़मीन हो, चाहे इमामबाड़े की ज़मीन हो, ये सब के सब धार्मिक चीज़ें हैं। भाई जब हमारी धार्मिक जगहें ख़त्म हो जाएंगी तो हम उसके बाद कैसे वहाँ के ऊपर हम अपनी बात शायद कह लें, फिर उसके बाद आप क्वेश्चन कर सकते हैं। तो लिहाजा यहाँ के ऊपर हम यही कहना चाहते हैं अपनी बात के लिए। हम सबसे पहले अपनी तरफ से और अपने उलमा की तरफ से जो पहला कदम उठाया जनाब पार्टी के सुप्रीमो और नेताजी ने, जनाब मुलायम सिंह साहब ने, उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं, और साथ साथ में जनाब अखिलेश साहब के भी शुक्रिया अदा करते हैं। लेकिन ये शुक्रिया सही मानों में प्रैक्टिकल तौर के ऊपर पूरी तरीके से उस वक्त होगा कि जब सही मानों के अंदर वक्फ बोर्ड का चुनाव होगा, सही लिस्टें होंगी, और उस सही से करने के बाद होगा। लिहाजा निष्पक्ष वहाँ के ऊपर किसी सूरत से हमारी मांगे जब मांगी जाएंगी, पूरा शुक्रिया उस सूरत के ऊपर होगा। लिहाजा यहाँ के ऊपर और वो नहीं आप जी जी चुनाव के लिए हम बार बार कह रहे हैं, बस चुनाव के लिए हम यही कह रहे हैं ना, बार बार आपके सामने बात अपनी रख रहे हैं कि चुनाव ना चाहते, हम नहीं चाह रहे हैं या वो नहीं चाह रहे हैं। भाई आप अपनी तरफ से वो लिस्टों को जो है छुपाए हुए हैं, नहीं बता रहे हैं कि उन लिस्टों में नाम किसके, जो लिस्टों के अंदर हैं पूरी लिस्टों को सही कीजिए। सही करने के बाद सही उसके जो तरीक़ाकार है, उसका जो है कानून है, उस हिसाब से उसको लाइए। और लाने के बाद चुनाव के लिए तो हम मांग कर रहे हैं, वो उसको जो है ऐसी खराबियाँ पैदा करके टालने की कोशिश कर रहे हैं। हम सही गति से जा रहे हैं रोड के ऊपर, और दूसरा वहाँ के ऊपर आके हमारा एक्सीडेंट कर दे तो वो खतावार होगा, वो गलती के ऊपर होगा, या हम सही वे में जा रहे हैं हम खतावार होंगे। हम जब कह रहे हैं भ्रष्ट लोगों को ना लाया जाए तो इसमें कौन सी बुरी बात कह रहे हैं, हमको ये बताइए जी। चुनाव होगा तो चुनाव के अंदर हमारे जो चुनाव कैसे जी 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 जी। देखिए कलवेज अब्बास साहब ने खुद कहा है कि आप सीबीआई इंक्वायरी कराइए, बयानात से कुछ नहीं होगा, खाली कहने से क्या बात करें, इंक्वायरी कराइए। किसी के सीबीआई की जांच कलवेज अब्बास साहब ने ये कहने से रख दी है, किसी के ये कहने से कराइए, मेरी भी और उनकी भी। किसी के ये कहने से कि वो उनका नहीं, बाकायदा गुफ़रा माफ़ का तो हिसाब बाकायदा ऑडिट हो चुका, और बाकायदा उसके लिए वहाँ के ऊपर हिसाब पहुँचाया भी जा चुका है। जब हम कह रहे हैं आप आज सीबीआई की आप उठाकर उसको मुद्दा बना रहे हैं कि सीबीआई जांच हो, जनाब तो आज 10 साल से पहले जब से तहरीक चल रही उस वक्त से हम 12 साल से कह रहे हैं कि हाँ सीबीआई जाँच हो जाए। तो सीबीआई जाँच कर लें, जिसका हिसाब गलत हो, जो मुजरिम हो, चाहे हम हो, हमको जेल ले जाएँ, और अगर वो खतावार है तो उनको ले जाएँ। हाँ, साथ में हम ये भी कह रहे हैं कि हाँ जब हमारी सब पूरी जांच हो रही है तो जौहर यूनिवर्सिटी की भी होना चाहिए, कब्रिस्तान के लिए जो ज़मीन के लिए पैसा मिला है उसकी भी जांच होना चाहिए, उन्हीं ने पैसा कहाँ पर खर्च किया है वो भी पता होना चाहिए, और हमने जहाँ पर पैसा खर्च किया है हमारी जांच होना चाहिए। जब हम कह रहे हैं और बार बार मांग कर रहे हैं तो हमारी तरफ से कोई खौफ नहीं है। यहाँ के ऊपर वहाँ के ऊपर कमीशन बैठ जाए, और बैठने के बाद जो सी जाँच कराना चाहता है
हम लोग जब से तहरीक चल रही है सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। डरे वो कि जिसने कुछ किया हो मुजरिम हो, डरता वो नहीं है कि जो मुजरिम नहीं होता। मुजरिम डर रहे हैं, आज कह रहे हैं, हम कह रहे हैं हाँ जांच होना चाहिए, जांच होना। जनाब ने भी इससे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, आपके सामने फाइल उठाकर बताया कि हाँ जांच हो, तो जांच कर लें, पता चल जाएगा कि हमारी तरफ से गलती है या उनकी तरफ से गलती है। देखिए 2012 में कौन से इल्जाम आप बताइए। वो कोई इल्ज़ाम नहीं लगा रहे, वो गैर मेयारी सवाल सुन। नहीं देखिए सीबीसीआईडी ने जांच की थी, उसमें वसीम के खिलाफ इनके खिलाफ, तो सीबीसीआईडी ने 10 साल की पूरी जांच की है, उनके दौर की भी जांच की है। कोई चीज बेची गई तो सीबीसीआईडी ने क्लीन चिट उन्हें क्यों दे दिया? सारे एफआईआर तो वसीम रिजवी के नाम है। रिपोर्ट आई, जब तो एफआईआर दर्ज है, बगैर कुछ रिपोर्ट आए एफआईआर उनके खिलाफ हो गई। हमको ये बताइए, जो भी जांच हुई है जी, एक्स चेयरमैन खाली किसी के ऊपर इल्जाम लगाने से बात नहीं हल हो जाती। अगर उनके ऊपर इल्जाम लगाए तो क्यों नहीं सीबीआई और सीआईडी है और दूसरे जो इदारे हैं, जो अदालत है, वो उनको कटघरे में ले जाए। खाली इल्जाम हम आप पर लगा दें कि आपने ये किया, हमने ये किया, उससे तो कोई फायदा नहीं। मुलायम सिंह से जो जी 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 उसमें जो मुलायम सिंह ने आश्वासन दिया, जी जी, मजलिस उलमाए हिंद कब तक इंतजार करेगी उन आश्वासनों पर अमली कार्रवाई जी हमारी, और उसके आगे आंदोलन की रणनीति? जी जी, अच्छा सवाल है आपका। हमको उन्हें आश्वासन दिया और कहा कि आपके साथ अन्याय नहीं किया जाएगा, आपके साथ अन्याय नहीं किया जाएगा। उन्हीं ने पूरी क्लिप्स देखी, उन्हीं ने वो देखा किस सूरत से अत्याचार किया गया है। आज आजम खान साहब जो ढिंढोरा पीट रहे हैं कि हाँ जो है ये होना चाहिए और इजराइल के साथ हो गए, उसके साथ। हम उनसे ये सवाल करना चाहते हैं आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि उन्हीं ने क्यों नहीं पार्लियामेंट के अंदर वहाँ के मजलूम फिलिस्तीनियों के लिए आज तक मसला उठाया। उनको आज याद आ रहा है कि वो आरएसएस के एजेंट हो गए हैं और बीजेपी के एजेंट हो गए, आज उनको सब याद आ रहा है, लेकिन क्यों नहीं वो वहाँ के ऊपर मुद्दा उन्हीं ने उठाया। वहाँ के ऊपर उन्हीं ने बात हमसे कही, नेताजी ने, कि हम सब देख रहे हैं, देखने के बाद हम बुलाएंगे, जितने विभाग वाले हैं उनसे देखेंगे, और देखने के बाद आप निश्चित रहिए और वो रहिए, हम दोबारा आपको बुलाएंगे। हो सकता है दोबारा आपको बुलाया जाए, हम आपको जो भी होगा नतीजा आपको बताएंगे। ये तो पहली मीटिंग हुई थी जिसपे उन्हीं नहीं मियाद नहीं तय हुई, नहीं हम लोगों की तरफ से यह है कि दूसरी मीटिंग हम लोग जल्द से जल्द करना चाहते हैं उनके साथ। जैसे ही वक्त मिलेगा हम उनसे पूछ लेंगे कितने दिन में आप करेंगे हमारे साथ। जी जी जी, नहीं उनके नाम नहीं, हमारा ये कहना है कि लिस्टें जितने भी उसके अंदर आते हैं 1 लाख वाले औकाफ हैं, उनको बैठ के जो वहाँ कमीशन जो बनेगा, जो जज बनाया जाए, जो भी बनाया जाए, लेकिन वक्फ बोर्ड का आदमी उसके अंदर ना बैठाला जाए, कोई निष्पक्ष आदमी बैठा के वो लिस्टें बना ले, हमें उस पर एतराज नहीं है। आजम खान का कहना है कि जवाद साहब इतने बड़े धर्मगुरु हैं, क्या उनके पास 14 मेंबर नहीं जुट रहे हैं कि वो वोटर लिस्ट देखिए शामिल करवा सके? चोरों को नहीं लाना, एविडेंसेस हैं, एक आदमी बोलिए, मैं बोलता हूँ एविडेंसेस है हम लोगों के पास, जिससे ये साबित होता है कि बहुत सारे ऐसे मेंबरान हैं जो भ्रष्ट हैं। हमारे पास एविडेंसेस हैं उस लिस्ट में, लिहाजा उन पे कार्रवाई हो, पहले मेंबरान अच्छे हों, वोटर्स अच्छे हों, उसके बाद जो है फिर निष्पक्ष इलेक्शन हो पाएगा। ये नहीं निष्पक्ष हो, क्योंकि हम उसमें जो वोटर्स हैं और जो मेंबरान हैं वो भ्रष्ट हैं, एविडेंसेस है हमारे पास, यही कहना है। नहीं हमसे पूछ के नहीं लिखा जाएगा, लेकिन पहले उनकी जांच हो कि जो मौजूदा है ना, मौजूदा हैं उनके खिलाफ एविडेंसेस मौजूद हैं। जी तमाम लोग, तमाम नहीं कह रहे, कुछ नहीं कह रहे। नहीं एविडेंसेस मिले हम लोगों को,
नहीं जब तक किनके नामों पे ऐतराज? नहीं, वो अभी हम स्पष्ट नहीं कर सकते। एविडेंसेस है वो हम देंगे, सरकार को देंगे, और जो उसका प्रॉपर चैनल है उसके थ्रू पूरी जाए। जिस पे ऐतराज नहीं है। पूरी पूरी रिस्पेक्ट सही है, पूरी रिस्पेक्ट लोगों के ऊपर पूरी है। रिस्पेक्ट कैसे हो सकती है? एक ग्रुप बना है, जो ऐसा कुछ नाम है, अभी ये स्पष्ट नहीं किया जा सकता है, लेकिन ये है कि ग्रुप बना है, उनकी साजिश थे, ब्रश लोग एक जगह मिल गए हैं कि किस तरह से वोटिंग करके वो उसको जो है वो चेयरमैन बना, तो ये मसला है। जमा किए हैं तब भी नाम नहीं, जमा किया तब भी काट दिए, जमा किए तब भी काट दिए, जो रेगुलर जमा कर रहे हैं उनका जमा नाम किए तब भी काट दिए। 45 हैं जिन्होंने रेगुलर जमा किया है, 45 नाम है, उनको काट के 25 किया गया है। और 25 में वो लोग लाए गए जो ऑलरेडी इस वक्त मुतवल्ली नहीं है, उसमें ज्यादातर। भाई हम ये सीधी सी बात कह रहे धांधली भी की गई। हैं, कोई जा चुका है। वक्फ बोर्ड के आदमी और इन लोगों को हटाकर कोई ऐसे जज को या ऐसे लोगों को बैठा दिया जाए कि जो लिस्टों को सही तौर के ऊपर जो रूल के अंदर आ रही हैं उसमें से वो लिस्ट बना ले। सीधी सी बात हो गई। ये नहीं कि अपने मतलब पर अपने इशारों के ऊपर जो है जिसको चाहे उसके अंदर दाखिल करें, जिसको चाहे जो हमारे मतलब का नहीं उसको निकाल ले के ये भाई हमारे ग्रुप से ताल्लुक नहीं रखता। हम लोग का कहना है कि निष्पक्ष करके करा ले, लिस्ट बना ले। साहब जैसे आप इल्जाम लगा रहे हैं वैसे ही वसीम रिजवी के इल्जाम जवाब साहब पर भी हैं, वक्त सज्जादिया को लेके, गुलाम आप को लेकर के, यहाँ तक के है कि जवाब साहब ने कमरे में पानी मांगी जी, बगैर वहाँ पर पैसा लिए कोई भी बॉडी जो है वो सूरत खाक नहीं हो सकती। ये सरासर इल्ज़ाम है उन साहब को, वसीम साहब को और आज़म खान को यही भी नहीं पता आज तक कि अतिया किसे कहते हैं। जब तक इन दोनों को हमारे सामने आप बैठा लिए, हम दोनों से खाली एक वफनामा पढ़वा ले आज़म खान साहब से, एक वफनामा हमें पढ़ के आज़म खान साहब सुना दें, और हमारे सामने वसीम रिजवी एक वफनामे को जो हम उनके सामने पेश करते हैं निकाल के वक्फ बोर्ड से पढ़ के सुना दें। अगर पढ़ के सही सुना दें, उसके शराइत को आप सुना दें तो हम उनको चेयरमैन बना देंगे। वफनामा जो नहीं पढ़ सकता, उसके शराइत नहीं पढ़ सकता, तो वो चेयरमैन कैसे बन सकता है? वहाँ पैसा लिया जाना जायज़ है आपको बता सुन, हमने कहा आपके सामने डिफिनेशन दी कि जिसको डोनेशन और अतियात के अंदर फ़र्क ना मालूम हो, आप यहाँ के ऊपर जो दे रहे हैं कब्रिस्तान के अंदर कब्र दफन होने के लिए, ये कब्र का नहीं पैसा लिया जा रहा है, बल्कि इमाम बाड़े में जो मजलिसें होती है, इमाम बाड़े का जो फर्श है, इमाम बाड़े की जो लाइट है, इमाम बाड़े का जो पानी है, इमाम बाड़े के जो मुकदमे चल रहे हैं उनके हमारे मजहब का ये कानून है कि हम किसी गैर की ज़मीन पे हम लोग दफन नहीं करते, हराम है। हमारी अगर अपनी ज़मीन है तो हम दफन कर सकते हैं, गैर की तो उसकी हमें उसकी ज़मीन को या तो खरीदना होगा या उसका हदिया देना होगा। हमारे इमाम हुसैन इस्लाम जो करबला में शहीद हुए, पहले उन्होंने ज़मीन खरीदी वहाँ पे। ये हमारे यहाँ एक इस्लामी लिहाजा वो जो कब्र की आप लोग बार बार उठा रहे हैं वो इस्लामी ला है, उसका कोई जातियाती मसला नहीं है। अगर हथियार लेकर कब्रें आप लोग फरोख्त करेंगे, हम लोग फरोख्त नहीं कर रहे हैं, लेने वाला खुशी से ले रहा है। अगर देंगे, अगर हथियार करके देंगे तो जो गरीब आदमी है वो कहाँ से पैसा लाएगा, वो कैसे कवर? नहीं हम ले नहीं रहे। बहुत से गरीबों को फ्री में दफन कर रहे हैं। आप जिसका पैसा लिया जा रहा है वो तो देख रहे हो, जिनको फ्री में दखल नहीं किया आपको उसको नहीं मालूम। नहीं, देखिए वसीम रिजवी जो खुद आपका उन्होंने ले रखा है, वसीम रिजवी जिनके ऊपर खुद चार्जेस हैं, FIR दर्ज हैं, वो किसी पे क्या इल्ज़ाम लगाएंगे? और इसका प्रॉपर चैनल ये है जो कल जवाब साहब ने कहा था कि जांच कराएं CBI से। अगर मैंने खबरें बेची हैं, मैं अगर कसूरवार साबित होता हूं तो मुझे पकड़ें, और अगर ये कसूरवार साबित होता है तो इसे पकड़ें। मामला सीधी सी बात है, सीधी सी बात है। दूसरी बात ये है कि वसीम रिजवी इतने पैसे के मालिक कैसे हो गए? क्या गवर्नमेंट ये चेक नहीं चेक कर सकती है क्या? एक आम आदमी ये जो हदिया है, ये जो आप कह रहे हैं कि खुशी से देता है, जी खुशी की क्या कोई जो है मियाद तय होती है कि आप इतना देंगे या 1 लाख देंगे या 50,000 देंगे? नहीं मियाद नहीं तय होती, मियाद नहीं तय कर सकते, मियाद नहीं तय कर सकते। नहीं ये इल्ज़ाम है, सरासर झूठे इल्ज़ाम है, झूठा आदमी झूठे इल्ज़ाम लगाएगा। ऐसे हैं कि जिन्होंने कुछ नहीं दिया दफनाए, वो दफने बहुत से दफना है, वो आम नहीं है, वो खानदान इश्तिहाद का पर्सनली कब्रिस्तान है। अगर हमें दफन हो रहा है नहीं, देखिए हमें इस पे ऐसी चर्चा नहीं करनी। हम तो ये कह रहे हैं कि आप जांच कराइए, हम जांच कराइए, आप जांच कराइए, आप जांच कराइए। जो भी सामने आया
2-4 दिन पहले की बात है, गोखराम मस्जिद में एक शख्स खड़ा हुआ, उसने कहा मैंने 1,30,000 रुपए यहाँ से। अब सुनिएगा, आगे सुनिए बात। उसने कहा 1,30,000 रुपए दिए। मौलाना फौरन कभी जवाब साहब पास आए, कहा हमने इसको पकड़ा। 1,30,000 रुपए साहब ने दिए हैं। हमने जनाब से उस वक्त फोन पर उससे बात की कि अगर आपने 1,30,000 रुपए दिए हैं, आप पास अगर रसीद है तो आप मेरे पास फौरन आइए। तो कहीं थी, सुबह में थी, जो भी है वो सामने आ जाए, बहस में क्या बात है। उसमें इतने पैसे खर्च हुए, यानी कि उसको कब्र को पक्का करवाना, उस पर पत्थर लगवाना, उसके गुस्ल कफन का सब टोटल नहीं जोड़ के 1,30,000 रुपए जनाब को बता दिया। अब मैंने उनसे पूछा कि आपने रसीद कितने कटवाई है? रसीद मुश्किल से 50 या 60,000 रुपए की रसीद कटवाई। वो भी कहा कि ये मैंने अपनी खुशी से दिए हैं। तो मुश्किल हमारे दरमियान और आपके दरमियान ये है, एक आदमी सड़क पर चीख रहा है, जब उसकी तहकीक होती है तो कुछ और निकलता है। इसीलिए हम ये कहना चाहते हैं आपके सामने, अगर वो भी हो सकता है अपनी बात में सही निकल रहे हैं, हो सकता है मैं सही भी, तो सीबीआई जांच की तो हम पहले ही से मांग कर रहे हैं। सीबीआई जांच दोनों की हो जाए, सीबीआई जांच दोनों की हो जाए, पता चल जाएगा कि किसके खत है। अरे बहस कई लोगों को, ये देखिए इनकी वालिद को फ्री में जगह मिली, ये आपके सामने एविडेंस है। इनके वालिद को फ्री में जगह मिली, ये खुद कह रहे हैं, देखिए जी। बिल्कुल कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं, कानूनी लड़ रहे हैं, कानूनी लड़ाई, कानूनी लड़ रहे हैं। हम गैर कानूनी कौन सा काम कर रहे हैं? कोई भी नहीं कर रहा। हम आखिर में फिर तमाम मीडिया कर्मी का शुक्रिया अदा करते हैं, तमाम का शुक्रिया अदा करते हैं, धन्यवाद कहते हैं, और बस यही बात कहना चाहते हैं जी, हम यही कहना चाहते हैं आपके सामने आखिर में कि दोनों की तैयारी है, दोनों की सीबीआई जांच कर ली जाए। जौहर यूनिवर्सिटी की भी सीबीआई जांच कर ली जाए, कब्रिस्तान के लिए जो आजम खान को पैसा मिला है उनकी जांच कर ली जाए, कल्बे जवाद साहब की जांच कर ली जाए, हम सब की जांच कर ली जाए। जो खता हो उनको सलाखों के पीछे जो है उनको भेज दिया जाए। बस इतनी ही बात हम कहना चाहते हैं। शुक्रिया, धन्यवाद। बहुत कल्बे जवाद साहब की जानिब से और हमारे समुदाय की जानिब से जनाब अखिलेश यादव जी का और मुलायम सिंह जी का कि उन्होंने जो है वो मुलतवी कराया इलेक्शन जो है, और करप्ट लोगों को बरसर इक़्तिदार आने से रोका है। दूसरी चीज़ ये है कि आज़म साहब ये चाहते हैं कि जो मुद्दों की लड़ाई है, जो इशूज़ की लड़ाई है, जो हक़ और बातिल की लड़ाई है, जो इंसाफ और नाइंसाफ़ी की लड़ाई है, जो सच और झूठ, सही और गलत की लड़ाई है, इस तरह की बयानबाजियों से, इस तरह के जुमलों से, इस तरह के शब्दों से, इस तरह की बॉडी लैंग्वेज से वो मुद्दों की लड़ाई को शख्सियात की लड़ाई में तब्दील करना चाहते हैं कि ऐसा लगे कि कल्बे जवाद साहब और आज़म साहब में जंग है, मुद्दों में जंग नहीं है। कल्बे जवाद साहब यहाँ पर नहीं आए हैं, वो खामोश हैं, इसलिए ताकि मुद्दों की जंग शख्सियतों की जंग में तब्दील ना हो जाए। सर, एक चीज़ जो आपने इसमें लिखी है कि आप चाहते हैं कि आज़म खान साहब इस्तीफ़ा उनसे लिया जाए, और दूसरी चीज़ जो है कि वक्फ मंत्रालय जो वो लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हैं आज़म खान साहब, उसके लिए ये जो लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हैं, मैंने कहा जो बॉडी लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं ताकि लोगों को ये लगे कि शख्सियतों की लड़ाई है, पर्सनैलिटीज़ की लड़ाई, वो मुद्दों पे बात नहीं कर रहे हैं। जिस स्तर की लैंग्वेज है वो सीबीआई इंक्वायरी तो वो भूल गए, जितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की वो कीचड़ उछाल रहे हैं, शादी ब्याह की बातें कर रहे हैं, उस तरह की बातें कर रहे हैं, मुद्दों पे बात कर रहे हैं। बात ये अगर वो बैठकर औकाफ को बचाने की तदबीरें सोचते तो उनके कद उत्तर प्रदेश के अंदर बढ़ता, लेकिन उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक धर्मगुरु के ऊपर कीचड़ उछाला है, वक्त बचाने की तदबीरें नहीं सोची हैं, इससे उनकी शख्सियत घटी है। क्या मंत्री पद से हटाने की मांग कर रहे हैं आप? हाँ, हम कर रहे हैं कि वक्त मंत्रालय उन्हें छोड़ना चाहिए, इसलिए क्योंकि मुसलमान उनसे खुश नहीं है, अक़लियत उनसे खुश। ये बताइए कि जो आपके पॉइंट्स थे, उस पॉइंट को एक ही माना गवर्नमेंट ने? एक बिल्कुल माना है, ये एक तो मुलतवी कर दिया उन्होंने, और फिर ये है कि जो मेंबरान हैं, अब जैसे मुझे पता चला है कि 200 ऐसे औकाफ है जहाँ पर सामने कमाई 1 लाख, प्लीज़ इस तरफ देख लेते हैं आप। 200 ऐसे औकाफ है जिनकी कमाई 1 लाख से ज़्यादा है, लिहाजा वो दर्ज नहीं किए गए हैं वोटरों में, उनको दर्ज करना चाहिए। और जो बहुत से वोटर्स हैं वो ऐसे हैं मेंबरान के जो करप्ट हैं, एविडेंसेस मौजूद हैं, उनको हटाना चाहिए, साफ सुथरे छवि के लोग आएँ उसमें, उसके बाद फेयर इलेक्शन हो जाए, निष्पक्ष इलेक्शन लिस्ट बनेगी। इधर देख के बोले। एक बात आपने कही कि जो मुजफ्फरनगर में जो दंगा हुआ था वो आज़म की ही जुबान की वजह से हुआ था। नहीं, जुबान की मैंने ये नहीं कहा था, मैंने ये कहा था कि जो वो 3 लड़के थे जिन्होंने सबसे पहले गलती की थी, अगर उनको उस वक्त सज़ा मिल जाती तो ये दंगा ना बनता। लिहाजा उनकी लापरवाही की बिना पर और एक समुदाय को सपोर्ट करने की बिना पर ये दंगा बन गया, जिसकी बिना पर हिंदू भाइयों का वोट एक तरफा बीजेपी को पड़ा, तो बीजेपी को फ़ायदा पहुँचाने वाले ये लोग हैं और लोग नहीं हैं जिन पर ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं। ठीक, थैंक यू।
थैंक यू सर। ठीक है, अपना परिचय परिचय अपना बोल देते एक मिनट। मैं हबीब हैदर जी, हबीब हैदर, सैयद हबीब हैदर।